बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज 5 अगस्त है और आज जहां बहुत सारी और डेवलपमेंट्स हैं, एक डेवलपमेंट सवाबी के अंदर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा रखा हुआ है और जलसा अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ, यानी उसमें अभी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। वो बेशक पंजाब से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो या दीगर जगहों के ऊपर है। ये अलग बात है कि पंजाब के अंदर हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखा है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी गाड़ियां पुलिस ने अपनी तहवील में ली हैं और ड्राइवर्स को भगा दिया है कि आप लोगों को लेकर वापस चले जाएं, जलसे में ना जाएं। लेकिन जलसा शुरू होने से पहले, और ये वो जलसा है जो 2 साल के बाद तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी कही जाएगी, और उसमें इमरान खान भी शरीक नहीं हो रहे, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी शरीक नहीं हो रहे, यानी मरकजी लीडरशिप में से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अभी जब जलसा शुरू भी नहीं हुआ तो क्या मनाजिर है, मैं आपको बड़ी तफसील के साथ अगर बताऊं कि इस जलसे का हक अदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि ये जलसा हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा और इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद के जलसे का ऐलान करेगी। मैं आपको ये मनाजिर दिखाना चाहता हूं। ये मनाजिर आप देख पा रहे होंगे, ये सवाबी इंटरचेंज के हवाले से हैं और ये लंबी लाइनें हैं, इसी तरह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा और ये यहां से लंबी लाइन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है और गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर शरीक होना चाहते हैं और सवाबी इंटरचेंज से उतर के वहां पे जलसा गाह में जाना चाहते हैं। रात को हमने देखा कि जो वहां के वजीर आला थे अली अमीन गंडापुर, वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। वो भी आज वहां पे पहुंचे हुए हैं और जाहिर है कि वो इस जलसे के हवाले से चीजों को देख रहे हैं। और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कह रही है कि ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा, बावजूद इसके कि टीवी के ऊपर जाहिर है इसको उस तरह से कवरेज मिल भी नहीं सकती, कवरेज मिलेगी भी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस्तेमाल भी कर रही है। अगर आज ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर चलने वाले ट्रेंड्स में देखा जाए तो आज भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ का ट्रेंड जो है वो ट्विटर पे, बावजूद इसके कहा गया है कि जी वीपीएन लगाने के बाद और इनकी सर्विसेज पाकिस्तान में बंद करने के बाद उसमें अच्छी खासी कमी हुई है, लेकिन आज भी वो टॉप ट्रेंड्स के ऊपर हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये सवाबी वाली सूरत हाल जो है मजीद उसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे, उसमें से क्या चीज निकलती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ऐलान क्या करती है। आज तकारीर जो है वो बड़ी मानीखेज होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का ऐलान क्या करती है। तस्वीर वाला मामला था स्टेज के ऊपर, वो बहरहाल हमें हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो तमाम ही जो लोग हैं उनकी तस्वीर वहां पे लगा दी गई हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो आज पिंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने आपको बताया था कि दिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर बांग्लादेश वाले मामलात हुए तो बात तकरीबन 3 से 3:30 के आसपास चली गई और डीजी आईएसपीआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां बहुत सारी बातें की हैं। नंबर 1 जो फौज की जानिब से ऐलान किया गया है वो, चूंकि इमरान खान ने कल रॉयटर्स को इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने सिपाहियों और फौज के हवाले से उन्हें उनके ऊपर फख्र है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या कोई बातचीत चल रही है, कोई डील हो रही है, 9 मई को लेकर चीजें तब्दील हुई हैं। तो आज डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 9 मई के ऊपर फौज का मौकिफ बड़े वाज़ेह है, उसमें ना तो कोई तब्दीली आई है और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आएगी। अच्छा, ये बात होगी इस सिलसिले में। उससे हट के बाकी जो बातें हैं उन्होंने एक बार फिर वही बातें जो खासकर डिजिटल वाला मामला है, उन्होंने कहा जी डिजिटल दहशतगर्दी जो है उसके खिलाफ जो है कानून उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी प्रोपेगेंडे के लिए बैरून मुल्क सियासी लॉबिंग की जाती है और उसके लिए जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो हायर की जाती हैं, मुलाकातें की जाती हैं और सरकारी दौरों के ऊपर एहतजाज कराए जाते हैं, सिफारत खानों के बाहर एहतजाज कराए जाते हैं और उसके पीछे पूरी एक कोऑर्डिनेटेड सोच है। फिर उन्होंने जनवरी से लेके अब तक ये बताया है कि जनाब इतने आर्टिकल्स लिखे गए हैं और उन आर्टिकल्स का जो मकसद है वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार है और बाकी चीजें जो हैं वो फैलाई जाए और मायूसी फैलाई जाए। और उनके मुताबिक इस वक्त जो लॉबिंग की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान की मुआशी तौर पे जो मदद है वो न की जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि बैरून मुल्क कौन और किस मकसद के लिए मुहिम चला रहा है और बयानियां बनाने के लिए पैसा लगाया जाता है। और उन्होंने कहा कि जो बयानियां बनाने वाले हैं उनका मकसद फौज और अवाम के दरमियान एक दरार डालना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क बैठकर बेजमीर लोग चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, इदारों और अवाम के खिलाफ
प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, जब ये सारी बातें हुई तो उन्होंने आज एक बार फिर माफिया का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और कहा कि एक माफिया नहीं चाहता कि अवाम तरक्की करे। माफिया अशराफिया से सेहत, तालीम और रोजगार का सवाल नहीं करता। माफिया को तकलीफ है कि फौज अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। क्या माफिया की कामयाबी अवाम को गरीब और मजबूर रखने में है? ये डीजी आईएसपीआर का सवाल था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो फौज के अफसर और जवान हैं वो मुल्क का अशराफिया नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के जो अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भरपूर हिस्सा लिया है। और फिर उन्होंने बाढ़ के हवाले से कहा कि देखिए अमेरिका के पास वसाइल है और अमेरिका जो मेक्सिको की सरहद है उसके ऊपर गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं रोक सकता। तो उन्होंने कहा यह नहीं कहा जा सकता कि बाढ़ लगने के बाद अफगान सरहद के ऊपर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर उन्होंने ईरान बॉर्डर की बात की और कहा कि जो ईरान बॉर्डर है उसको अगर बंद करेंगे तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि माफियाज को मौका मिल जाएगा। उसके अलावा जो बलूचिस्तान में इस वक्त यकजहती कमेटी है जो महारंग बलोच वाली है उसको आज बाकायदा तौर पर डीजी आईएसपीआर ने दहशतगर्दों की प्रॉक्सी करार दिया और यह कहा कि देखें भारत का सोशल मीडिया बलोच यकजहती कमेटी की हिमायत में कैसे आता है, क्योंकि ये प्रॉक्सी हैं तो आप ये पहचाने कि प्रॉक्सियां कैसे काम करती हैं। और उन्होंने कहा कि उसके साथ ही उन्होंने बलोच कमेटी के एहतजाज की वीडियोस भी दिखाई और कहा कि पुराना एहतजाज नहीं था बल्कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम निहाद क़यादत बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे इकट्ठे करके इंतशार फैलाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब रियासत अपना जो रद्दमल देती है, जवाब देती है, तो फिर उसके बाद जो है वो ये मासूम बन जाते हैं। तो ये आज पिंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका मैंने आपके सामने अहवाल रखा। फिर आज चूंकि बांग्लादेश वाला मैटर एक हॉट इशू है न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर, तो हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश से तो फरार हो गई और बांग्लादेश में जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने सड़कों के ऊपर लोगों को आज सजदा रेज होते हुए देखा है। फिर लोगों ने वहां पे शेख मुजीब के जो मुजस्मे हैं वो तोड़ते हुए देखा है। उसके बाद लोग वजीर आजम हाउस के अंदर गए, कोई अंदर से बतखें लेके जा रहा है, कोई वजीर आजम के इस्तेमाल के बैग्स लेके जा रहा है, कोई वजीर आजम के बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, कोई अंदर खाने खा रहे हैं। हालांकि शेख मुजीब उनका एक लीडर था, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि आप 2009 से ऑनवर्ड हुकूमत के अंदर थे और आप 15 साल हुकूमत के अंदर रहे, लेकिन 15 साल की हुकूमत के जो बावजूद जो है आप लोगों को मुतमईन नहीं कर पाए। हालांकि बांग्लादेश फाइनेंशियली तरक्की कर रहा था इकोनॉमी के लिहाज से भी, लेकिन लोगों के ऊपर जब आप पाबंदियां लगाएंगे, ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ज्यादा देर इस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कौम से खिताब किया और मुल्क में उन्होंने अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि आज शाम तक इस बहरान का हल निकाल लेंगे, तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेंगे और जो अवाम का कत्ल किया गया उसकी तहकीकात करेंगे, अवाम का एक एक मुतालबा तस्लीम करेंगे, अवाम हमारा साथ दे, पुरअमन रहे, किसी एहतजाज और अफरा तफरी की जरूरत नहीं है और जो स्टूडेंट्स हैं वह बेशक वापस चले जाए। अच्छा, ये तो हो गई वहां की सूरत हाल। अब वो इंडिया में पहुंची है, लगता है पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश से ज्यादा इंडिया जाके फंस गई। कैसे? इवन इंडिया उनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। इत्तलात ये है कि अगर तला से वो दिल्ली जाएंगी और उनका फ्यूल होने के बाद वो बरतानिया रवाना हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इंडिया भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो वहां स्टे करे और इवन इंडिया ने भी जो रेल जारी हैं मुख्तलिफ मालगाड़ियां बांग्लादेश वो रोक दी है। वजह क्योंकि बांग्लादेश में जो सेंटिमेंट पाया जा रहा है उस सेंटिमेंट से बचने के लिए इंडिया भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो अब पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जा रहा है जी, वो इंडिया नवाज, भारत नवाज होने की वजह से सब कुछ है। भाई ये वजह नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को बताओ, जिस तरह आप अपनी ऑपोजिशन का बेड़ा गर्क कर रहे हो ना, इसी तरह उनकी ऑपोजिशन भी कर रही थी। पिछले 3 महीने में 11,000 लोग गिरफ्तार किए हैं बांग्लादेश की हुकूमत ने। ये वजह है, लोग उससे तंग आ गए। इंडिया उनका मसला नहीं था, उनका मसला उसका तर्ज हुकूमत था जो उनके गले पड़ गया। ये अलग बात है कि 7 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन से एक दिन पहले हमें सुहेल बड़ाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मजमून लिख के बता रहे थे कि बांग्लादेश मॉडल आ रहा है और उस बांग्लादेश मॉडल के हवाले से उन्होंने हमें ये बताया था कि जनाब नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ उनकी मावनत करेंगे, पख्तूनख्वा में परवेज खटक या किसी और मेहरबान का कुर्रा निकलेगा। तय हुआ कि बांग्लादेश की तरह हुआ है कि बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी, मुक्तदरा की मुकम्मल हिमायत से 10 साल चलाया जाएगा। अब पूछना चाहिए सुहेल बड़ाई साहब से और बाकी लोगों से
बांग्लादेश मॉडल चाहिए पाकिस्तान में, वो तो कम से कम फारिग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की चीजें नहीं चल सकती, लोगों के ऊपर पाबंदियां लोग बर्दाश्त ज़्यादा देर नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।